कहानी की शुरुआत साल 2069 से होती है। यहाँ हम अपने हीरो स्नो से मिलते हैं, जो कभी CIA का सबसे बेहतरीन एजेंट हुआ करता था, लेकिन इस समय वह अमेरिका की एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। उसके सामने बैठा है सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर स्कॉट लैंग्रेल, जो बार बार उससे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, न्यूयॉर्क के उस मोटेल के कमरे में कर्नल के साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन स्नो हर सवाल का जवाब किसी मजाक से देता है। उसकी यही आदत लैंग्रेल को और गुस्सा दिला देती है और हर मजाक की कीमत स्नो को जोरदार मुक्के खाकर चुकानी पड़ती है। अब कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। स्नो एक सस्ते से मोटेल के कमरे में मौजूद है, जहां एक अनजान हमलावर उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्नो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह पूरी ताकत से पलटवार करता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है और पूरा कमरा तहस नहस हो जाता है। इसी दौरान स्नो के फोन पर उसके दोस्त मेस का कॉल आता है। स्नो सिर मारकर हमलावर को अपने ऊपर से हटाता है और फिर लड़ाई जारी रखता है। आखिरकार वह किसी तरह दुश्मन की बंदूक छीन लेता है और उसे गोली मार देता है। जब हमलावर जमीन पर गिरता है, तब पता चलता है कि कमरे में पहले से 2 और लाशें पड़ी हैं। स्नो फोन उठाता है। दूसरी तरफ मेस घबराई हुई आवाज में कहता है, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। स्नो घुटनों के बल बैठे घायल कर्नल के पास पहुंचता है। कर्नल कांपते हाथों से अपना लाइटर स्नो को देते हुए कहता है, वह चीज उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। स्नो पास पड़े ब्रीफकेस की तरफ देखता है और भरोसा दिलाता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल कर्नल दम तोड़ देता है। स्नो जैसे ही ब्रीफकेस उठाने जाता है, बाहर पुलिस के सायरन सुनाई देने लगते हैं। पुलिस कमरे में घुस पड़ती है, लेकिन स्नो गद्दे का इस्तेमाल करके उन्हें चकमा देता है। 2 अधिकारियों को गिराकर छत पर पहुंच जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह छत से छलांग लगा देता है। नीचे गिरने के बावजूद वह तुरंत उठता है, ब्रीफकेस संभालता है और भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक बाइक दिखाई देती है। बिना एक पल गंवाए वह बाइक चुराकर हाईवे पर तेज रफ्तार से निकल पड़ता है। तभी मेस का फिर से फोन आता है। वह कहता है, सबवे स्टेशन पर मिलो और फोन तुरंत फेंक दो, पुलिस तुम्हें ट्रैक कर रही है। स्नो तुरंत फोन सड़क पर फेंक देता है। उसी समय उसका पीछा कर रहा पुलिस हेलीकॉप्टर अचानक जोरदार धमाके के साथ हवा में फट जाता है। कुछ ही देर बाद स्नो बाइक समेत सबवे स्टेशन के अंदर घुस जाता है। ट्रेन निकलने ही वाली होती है। आखिरी सेकंड में वह दौड़कर ब्रीफकेस ट्रेन के अंदर फेंक देता है, जिसे मेस समय रहते पकड़ लेता है। लेकिन स्नो खुद बच नहीं पाता। पीछे से पहुंची पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। पूछताछ के दौरान लैंग्रेल बताता है कि कर्नल पर आरोप था कि वह अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के गुप्त दस्तावेज बेच रहा था। लेकिन स्नो इस बात से साफ इनकार करता है। उसका कहना है कि कर्नल उन रहस्यों को बेच नहीं रहा था, बल्कि उन्हें गलत हाथों में जाने से बचा रहा था। लैंग्रेल तभी मोटेल के कमरे की CCTV फुटेज दिखाता है, जिसमें ऐसा दिखाई देता है कि स्नो कर्नल के पीछे खड़ा होकर गोली चलाता है और कर्नल नीचे गिर जाता है। स्नो कहता है, जो दिख रहा है सच उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन लैंग्रेल उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और CIA एजेंट हैरी शॉ अंदर आता है। वह लैंग्रेल से कहता है कि अब पूछताछ वह संभालेगा। शॉ के बैठते ही स्नो उससे सिर्फ एक चीज मांगता है, मुझे वो चीज चाहिए जिसे मैंने आखिरी बार ट्रेन में देखा था। कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। मेस ट्रेन से उतरकर स्टेशन के लॉकर्स तक पहुंचता है और ब्रीफकेस वहां छिपा देता है। लेकिन जल्दबाजी में वह लॉकर की चाबी वहीं छोड़ देता है। एक पुलिस अधिकारी की नजर उस चाबी पर पड़ जाती है। मेस वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय एक आदमी से टकरा जाता है। उसकी बंदूक नीचे गिरती है और गलती से गोली चल जाती है, जो एक पुलिस अधिकारी को लग जाती है। इसके बाद बाकी पुलिस बिना देर किए मेस को गोली मार देती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वर्तमान में लौटकर शॉ स्नो से पूछता है, तुम्हारा साथी कौन था? स्नो कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेज पर पड़ी सिगरेट की राख से चुपके से MES लिख देता है। शॉ उसकी बात समझ जाता है। वह बिना किसी को शक होने दिए राख मिटा देता है और पूछताछ वहीं खत्म कर देता है। अब कहानी राष्ट्रपति की बेटी एमिली वॉर्नॉक की तरफ बढ़ती है। वह अपने बॉडीगार्ड हॉक, दोस्त कैथरीन और कुछ सुरक्षा अधिकारियों के साथ MS-1 नाम की हाई सिक्योरिटी स्पेस जेल का दौरा करने जा रही है। वार्डन हैरोल्ड कैंपबेल उन्हें बताता है कि फिलहाल यहाँ लगभग 500 सबसे खतरनाक अपराधी कैद हैं, लेकिन भविष्य में यहाँ 5 लाख कैदियों को रखने की योजना है। इस जेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कैदियों को स्टेसिस नाम की तकनीक के जरिए गहरी नींद में रखा जाता है, जिससे जेल में कभी दंगे या मारपीट नहीं होती। लेकिन एमिली को इस तकनीक पर शक है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे इंसानों की याददाश्त और दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। वार्डन इन बातों को मीडिया की अफवाह बताकर टाल देता है। सुरक्षा जांच के बाद सभी लोग जेल के अंदर पहुंचते हैं। हॉक नियमों के खिलाफ अपनी पिस्तौल छिपाकर अंदर ले जाता है। इसी बीच पृथ्वी पर स्नो को बताया जाता है कि उसे सजा के तौर पर MS-1 भेजा जाएगा। उधर जेल में एमिली की मुलाकात खतरनाक कैदी हाइडेल से कराई जाती है। एमिली उससे सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हाइडेल कोई जवाब नहीं देता। हॉक गुस्से में उसका सिर मेज पर दबा देता है। बस यही उसकी सबसे
बड़ी गलती साबित होती है। हाइडेल बिजली जैसी तेजी से हॉक की छिपी हुई पिस्तौल छीन लेता है, उसे धक्का देता है और दीवार पर गोली चला देता है। जोरदार धमाके से पूरा कमरा हिल जाता है। हॉक बेहोश हो जाता है, जबकि हाइडेल अपनी बेड़ियों पर गोली चलाकर खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वह सीधे एमिली के पीछे दौड़ता है। भागते समय वह एमिली के पैर में गोली मार देता है, लेकिन एमिली किसी तरह दरवाजा बंद करके उसकी पकड़ से बच निकलती है। यहीं से MS-1 के अंदर ऐसा खूनी विद्रोह शुरू होता है जो पूरी स्पेस जेल को मौत के मैदान में बदल देता है। फिर कहानी स्पेस पुलिस के कमांड शिप की तरफ बढ़ती है, जहां अचानक अलार्म बजने लगते हैं। उन्हें सूचना मिल चुकी होती है कि MS-1 जेल में बड़ा दंगा भड़क चुका है। उधर एमिली भागते हुए कंट्रोल रूम में पहुंचती है। वहां मौजूद एक वैज्ञानिक को वह तुरंत छिप जाने के लिए कहती है और खुद भी एक कोने में छिप जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद हाइडेल भी कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वह वैज्ञानिक पर बंदूक तानकर गुस्से में पूछता है, एमिली कहाँ है? डर के मारे वैज्ञानिक कुछ भी नहीं बोल पाता। जवाब न मिलने पर हाइडेल उसे जोर से धक्का देता है। वैज्ञानिक कंट्रोल पैनल पर जा गिरता है और गलती से पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हाइडेल तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है। वह वैज्ञानिक को पकड़कर मजबूर करता है कि वह स्टेसिस सिस्टम बंद करके सभी कैदियों को उनके कैप्सूल से बाहर निकाले। जैसे ही सभी कैदी आजाद हो जाते हैं, हाइडेल बिना एक पल गंवाए वैज्ञानिक को गोली मार देता है। इसके बाद वह बाहर निकलने का नाटक करता है, लेकिन अचानक वापस लौटकर एमिली के सामने आ खड़ा होता है। अब पूरी MS-1 जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। जो कैदी अब तक स्टेसिस में सो रहे थे वे जाग चुके थे और हर तरफ हिंसा, तोड़फोड़ और हत्या शुरू हो गई थी। इसी दौरान एक कैप्सूल में बंद हाइडेल का भाई एलेक्स भी जाग जाता है। जब गार्ड उसके पास से गुजरते हैं तो वह सोने का नाटक करता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एलेक्स पीछे से उन पर हमला कर देता है। दोनों को बेहोश करके उनके हथियार छीन लेता है। उधर इंटरोगेशन रूम में हॉक को होश आ जाता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि जेल का पूरा कंट्रोल कैदियों के हाथ में जा चुका है। वह बिना देर किए पृथ्वी पर संदेश भेज देता है। इसी बीच कंट्रोल रूम में हाइडेल एमिली को पकड़ लेता है। वह उसे जबरदस्ती दबोच लेता है और उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है। तभी वहां एलेक्स पहुंच जाता है, जो अब लगभग सभी कैदियों का नेता बन चुका होता है। वह हाइडेल को रोकते हुए कहता है, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें बंधकों की जरूरत पड़ेगी। ये लड़की हमारे बहुत काम आएगी। हाइडेल मजबूरी में पीछे हट जाता है। उसी समय पुलिस कैदियों से संपर्क करने की कोशिश करती है। कंट्रोल स्क्रीन पर एलेक्स को कई पुलिस स्पेसशिप अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है कि पूरी जेल को घेर लिया गया है। हाइडेल एक दूसरे वैज्ञानिक को पकड़कर सिक्योरिटी सिस्टम चालू करने का आदेश देता है, लेकिन घबराहट में वैज्ञानिक गलत बटन दबा देता है, जिससे जेल का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है और उसके भारी हथियार पुलिस के स्पेसशिप्स पर ही हमला शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में डायरेक्टर लैंग्रल और एजेंट हैरी शॉ राष्ट्रपति को पूरी स्थिति बताते हैं। राष्ट्रपति अपनी बेटी एमिली की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित होते हैं। हालांकि एमिली के शरीर में लगी ट्रैकिंग चिप यह संकेत दे रही होती है कि वह अभी भी जीवित है। लैंग्रल तुरंत स्पेशल फोर्स भेजने का सुझाव देता है, लेकिन शॉ उसे रोकते हुए कहता है कि अगर सेना सीधे जेल में घुसी तो सबसे पहले एमिली की जान खतरे में पड़ेगी। फिर वह एक ऐसा प्लान बताता है जिसे सिर्फ एक इंसान पूरा कर सकता है, स्नो। जब स्नो से पूछा जाता है कि क्या वह राष्ट्रपति की बेटी को बचाने जाएगा, तो वह साफ मना कर देता है। लेकिन जैसे ही शॉ उसे बताता है कि उसका साथी मेस भी उसी जेल में कैद है, स्नो तुरंत अपना फैसला बदल देता है और मिशन के लिए तैयार हो जाता है। शॉ मुस्कुराते हुए कर्नल का लाइटर वापस स्नो को सौंप देता है। उधर MS-1 में सभी बंधकों को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाता है। कैदी उनकी पहचान से जुड़ी सारी चीजें छीन लेते हैं। एमिली के पैर में गोली लगी होती है, इसलिए उसे ठंड भी लग रही होती है। उसकी दोस्त कैथरीन उसे पास में रखा एक लैब कोट पहनने के लिए देती है। इस बीच स्नो, लैंग्रल और शॉ स्पेस कमांड शिप पर मिशन की अंतिम तैयारी कर रहे होते हैं। स्नो को एमिली के शरीर में लगी ट्रैकिंग चिप की जानकारी दी जाती है। साथ ही बताया जाता है कि जेल की 5वीं मंजिल पर एक एस्केप पॉड मौजूद है, जिससे एमिली को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। उसे पूरी जेल का नक्शा, कुछ विस्फोटक और मिशन के लिए जरूरी उपकरण भी दिए जाते हैं। उधर जेल में एक लड़ाई के दौरान एलेक्स का हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। वह इलाज के लिए डॉक्टर बुलाने का आदेश देता है। उसके आदमी बंधकों वाले कमरे में पहुंचते हैं। वहां एमिली कैथरीन के साथ होती है और उसने लैब कोट पहन रखा होता है। कैदी उसे सचमुच डॉक्टर समझ लेते हैं और उसे जबरन एलेक्स के पास ले आते हैं। एमिली भी अपनी पहचान छिपाते हुए डॉक्टर बनने का नाटक करती है और एलेक्स का इलाज शुरू कर देती है। इसी दौरान स्नो, शॉ और लैंग्रल स्पेस स्टेशन के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी एक अधिकारी बताता है कि एलेक्स किसी नेगोशिएटर से बात करना चाहता है। लैंग्रल उससे संपर्क करता है, लेकिन एलेक्स तुरंत कॉल काट देता है। हालांकि कॉल के दौरान सभी लोग स्क्रीन पर एमिली को एलेक्स के पास खड़ा देख लेते हैं। सबसे अहम बात यह होती है कि एलेक्स को अब तक यह पता ही नहीं है कि वह राष्ट्रपति की बेटी है। वह उसे एक साधारण बंधक समझ रहा होता है। कुछ देर बाद एलेक्स दोबारा स्क्रीन पर आता है और ठंडे स्वर में कहता है, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा नमूना दिखाने वाला हूँ। इतना कहकर वह जेल
के वार्डन कैंपबेल को पकड़ता है और एयरलॉक खोलकर उसे सीधे अंतरिक्ष में फेंक देता है, जहां कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद एलेक्स चेतावनी देता है कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो हर 1 घंटे बाद एक और बंधक को इसी तरह मार दिया जाएगा। इसके बाद फैसला लिया जाता है कि लैंग्रल बातचीत में कैदियों को उलझाए रखेगा, जबकि शॉ और स्नो अपना रेस्क्यू मिशन शुरू करेंगे। योजना के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी को नेगोशिएटर बनाकर MS-1 भेजा जाता है। वह एलेक्स को समझाता है कि अगर वह भरोसा बनाना चाहता है तो कम से कम एक घायल बंधक को छोड़ दे। एलेक्स इस बात पर राजी हो जाता है और घायल लड़की को रिहा करने के लिए कहता है, लेकिन हाइडेल एमिली को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह बेरहमी से कैथरीन को गोली मार देता है ताकि वही घायल बंधक बन जाए। लेकिन गोली लगते ही कैथरीन की वहीं मौत हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्नो चुपके से MS-1 के अंदर प्रवेश कर जाता है। हालांकि एक कैदी उसे देख लेता है और तुरंत एलेक्स को खबर दे देता है कि पुलिस ने कोई आदमी जेल के अंदर भेज दिया है। ये सुनते ही एलेक्स बिना देर किए नेगोशिएटर को गोली मार देता है और अपने भाई हाइडेल को आदेश देता है, जो भी अंदर घुसा है उसे जिंदा मत छोड़ना। दूसरी तरफ शॉ लगातार स्नो को रास्ता बताता रहता है और स्नो तेजी से जेल के अंदर आगे बढ़ता जाता है। इसी बीच एलेक्स को एक डिजिटल न्यूज फाइल मिलती है। जैसे ही वह उसे पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि जिस लड़की को वह अब तक एक साधारण बंधक समझ रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी एमिली वॉर्नॉक है। उसी समय एमिली और हॉक एक कैदी की निगरानी में एलिवेटर से वापस होस्टेज रूम की तरफ ले जाए जा रहे थे। मौका मिलते ही एमिली ने दीवार पर लगा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और सीधा कैदी के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। कैदी कुछ पल के लिए बुरी तरह तड़पने लगा। हॉक ने उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, सामने स्नो खड़ा था। कैदी ने बिना देर किए स्नो पर जोरदार मुक्का जड़ दिया और उसे एलिवेटर से बाहर फेंक दिया। फिर उसका गला पकड़कर दीवार से दे मारा। स्नो ने तुरंत अपनी जेब से छोटे छोटे विस्फोटक निकाले, उन्हें कैदी के शरीर पर चिपकाया और अगले ही पल धमाका कर दिया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कैदी वहीं ढेर हो गया। धमाके की आवाज सुनकर एमिली वापस लौटी, लेकिन उसने स्नो को भी दुश्मन समझ लिया। उसने बिना कुछ सोचे फायर एक्सटिंग्विशर से उसी पर हमला कर दिया। इसके बाद वह हॉक के साथ भागकर एक सुरक्षित सील बंद कमरे में घुस गई और दरवाजा लॉक कर दिया। कमरा पूरी तरह बंद होते ही एमिली की ट्रैकिंग डिवाइस पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेवल का अलर्ट आने लगा। बाहर खड़ा स्नो वायरलेस पर लैंग्रल और हैरी शॉ को पूरी स्थिति बता ही रहा था कि तभी एलिवेटर से एलेक्स अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। स्नो तुरंत छिप गया। कुछ ही देर में एलेक्स को पता चल गया कि एमिली इसी कमरे में छिपी हुई है। उसने अपने लोगों को आदेश दिया, 2 इंजीनियरों को पकड़कर लाओ, अभी यह दरवाजा खुलवाता हूँ। इधर स्नो छिपते छिपाते जेल के दूसरे हिस्से में पहुंचा और एक कंप्यूटर टर्मिनल तक पहुंच गया। वहां उसने मेस की लोकेशन खोजी। इसी दौरान उसे यह भी पता चला कि जिस कमरे में एमिली फंसी है वहां ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह सील था, इसलिए वह सीधे उसकी मदद नहीं कर सकता था। उधर एलेक्स 2 इंजीनियरों को पकड़कर ले आता है। उनमें से एक डर के मारे काम करने से मना कर देता है, तो एलेक्स बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देता है। अपने साथी की मौत देखकर दूसरा इंजीनियर मजबूर होकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच स्नो एयर वेंट के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक कैदी चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वह टॉर्शन ग्रेविटी सिस्टम तक पहुंच जाता है, जो पूरी जेल में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है। तभी पीछे से कैदी उस पर हमला कर देता है। दोनों जीरो ग्रेविटी के बीच हवा में तैरते हुए लड़ने लगते हैं। स्नो किसी तरह उसे धक्का देकर अलग करता है और बाहर निकलने वाले किनारे को पकड़ लेता है, लेकिन कैदी उसकी टांग पकड़ लेता है। उसी समय कंट्रोल रूम में बैठा हाइडेल कैमरे के जरिए यह सब देख रहा होता है। वह तुरंत टॉर्शन सिस्टम बंद कर देता है। ग्रेविटी खत्म होते ही स्नो पूरी तरह हवा में तैरने लगता है। मजबूरी में वह कैदी को गोली मार देता है, लेकिन उसी वक्त उसका सहारा भी टूट जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी पृथ्वी से हैरी शॉ की टीम टॉर्शन सिस्टम दोबारा चालू कर देती है। ग्रेविटी वापस आते ही स्नो फिसलते हुए सुरक्षित बाहर निकल आता है। उधर सील बंद कमरे के अंदर एमिली और हॉक लगातार बाहर की आवाजें सुन रहे थे। दरवाजा तोड़ने की कोशिश जारी थी। पहला इंजीनियर नाकाम हो जाता है। एलेक्स बिना कुछ सोचे उसे भी गोली मार देता है और दूसरे इंजीनियर को उसकी जगह लगा देता है। इधर कमरे के अंदर ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि हॉक अपनी ऑक्सीजन एमिली के लिए बचाने की कोशिश करता है और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे जिंदा रखने का फैसला करता है। उधर स्नो आखिरकार वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते उसी कमरे तक पहुंच जाता है। वह विस्फोट करके शाफ्ट का ढक्कन उड़ाता है और अंदर कूद पड़ता है। तब तक एमिली बेहोश हो चुकी होती है। हैरी शॉ एक डॉक्टर की मदद से स्नो को मेडिकल किट इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। स्नो किसी तरह एमिली को होश में ले आता है। होश में आते ही एमिली घबरा जाती है और स्नो को धक्का दे देती है। तब स्नो शांत स्वर
स्वर में कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। इसके बाद वह उसे शाफ्ट के रास्ते बाहर निकालने लगता है, लेकिन जाने से पहले वह कमरे में एक बम छोड़ देता है। जैसे ही एलेक्स और उसके आदमी अंदर घुसते हैं, जोरदार धमाका हो जाता है और वे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। अब एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हैरी शॉ की आवाज कैदियों तक भी पहुंचने लगती है। एलेक्स तुरंत एक कम्युनिकेशन ऑफिसर को पकड़कर धमकी देता है, अगर यह सिग्नल अभी बंद नहीं हुआ तो तेरी गर्दन काट दूंगा। आखिरकार शॉ का संपर्क टूट जाता है। अब बिना किसी गाइडेंस के स्नो और एमिली गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। चलते चलते वे छत तोड़ते हुए एक अनजान कमरे में जा गिरते हैं। वहां से निकलकर वे एक मेडिकल रूम में पहुंचते हैं। स्नो एमिली के पैर का इलाज करता है और उसे बताता है कि उसके पिता यानी राष्ट्रपति ने उसे बचाने के लिए भेजा है। एमिली तुरंत पूछती है, बाकी बंधकों का क्या होगा? क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? स्नो साफ जवाब देता है, मेरा मिशन सिर्फ तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालना है, बाकी लोगों को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एमिली उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। तब स्नो उसे जेल का नक्शा और एक बंदूक थमाते हुए कहता है, अगर तुम्हें सबकी इतनी चिंता है तो जाओ खुद उन्हें बचा लो। एमिली चुप हो जाती है क्योंकि उसे खुद यह भी नहीं पता कि वह इस विशाल जेल में आखिर है कहाँ। उसी समय जेल की हर स्क्रीन पर एलेक्स का संदेश दिखाई देता है। अब उसके पास एमिली की असली पहचान पहुंच चुकी होती है। वह उसकी तस्वीर दिखाकर सभी कैदियों को आदेश देता है, यह लड़की राष्ट्रपति की बेटी है, जहाँ भी दिखाई दे तुरंत पकड़ लो। ये देखकर स्नो समझ जाता है कि अब एमिली का चेहरा सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वह उसे एक स्टोर रूम में ले जाता है। वहाँ उसे कैदियों की यूनिफॉर्म पहनाता है, उसके लंबे बाल काट देता है, उन पर डाई लगा देता है, सिर पर टोपी पहनाता है और आखिर में उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है ताकि चोट का निशान बन जाए और कोई उसे पहचान न सके। दूसरी तरफ पुलिस के कमांड शिप पर लैंग्रेल लगातार एलेक्स से बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता है। इस बार एलेक्स साफ कह देता है, अब मुझे पता है कि एमिली कौन है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ समय बाद राष्ट्रपति भी कमांड शिप पर पहुंच जाते हैं और खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी करने लगते हैं। इधर स्नो भी कैदियों की यूनिफॉर्म पहन लेता है। इसके बाद वह एमिली को लेकर मुख्य कैदी क्षेत्र में पहुंचता है। शुरुआत में दोनों भीड़ में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि किसी को उन पर शक नहीं होता, लेकिन आगे एक सिक्योरिटी गेट पर पासवर्ड मांगा जाता है। पासवर्ड न होने की वजह से स्नो तुरंत एक कैदी पर हमला कर देता है और एमिली को लेकर भागने लगता है। अब पूरी जेल के कैदी उनके पीछे पड़ जाते हैं। स्नो भागते हुए लगातार गोलीबारी करता रहता है। तभी एमिली एक जाम हुए दरवाजे में फंस जाती है। स्नो उसे अपनी बंदूक पकड़ाकर कहता है, फायर करती रहना, मैं दरवाजा खोलता हूँ। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दूसरी तरफ मेस खड़ा दिखाई देता है। तीनों तुरंत अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। स्नो खुशी से मेस को गले लगा लेता है, लेकिन मेस अजीब अजीब और बेमतलब की बातें करने लगता है। तब एमिली समझाती है कि इतने लंबे समय तक स्टेसिस में रहने की वजह से उसकी याददाश्त बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। स्नो जब उससे ब्रीफकेस के बारे में पूछता है, तब भी मेस कोई सीधा जवाब नहीं दे पाता और उल्टी सीधी बातें करने लगता है। इसी दौरान बाहर से तेज आवाजें आने लगती हैं। एलेक्स और उसके आदमी किसी भारी मशीन की मदद से दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर चुके होते हैं, जिसके बाद स्नो, एमिली और मेस बिना एक पल गंवाए वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स को पूरा यकीन होता है कि इस बार उसने उन्हें घेर लिया है, लेकिन जब वह आवाज की दिशा में पहुंचता है तो वहां सिर्फ एक अलार्म बजता हुआ मिलता है। असल में स्नो ने उन्हें गुमराह करने के लिए यह चाल चली थी। इसी दौरान हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह फेल होने की वजह से MS-1 अपना संतुलन खो देता है और सीधा जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है। इस जबरदस्त टक्कर से पूरी जेल हिल जाती है। जहाज का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और अफरा तफरी के बीच मेस बाकी दोनों से अलग हो जाता है। स्नो उसे बार बार इमरजेंसी बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन स्टेसिस के दुष्प्रभाव की वजह से मेस उसकी बात ठीक से समझ ही नहीं पाता। मजबूर होकर स्नो दरवाजा खोलने का कोई दूसरा रास्ता खोजने निकल जाता है। इस बीच एमिली मेस की उलझी हुई बातें सुनती रहती है, लेकिन उनमें से कुछ भी समझ नहीं पाती। जब स्नो वापस लौटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दरवाजा खोलना नामुमकिन साबित होता है और भीषण ठंड की वजह से मेस की मौत हो चुकी होती है। उधर कमांड शिप पर अधिकारियों को पता चलता है कि अगर MS-1 को नहीं रोका गया तो लगभग 6 घंटे के अंदर वह धरती से टकरा जाएगा। ये सुनते ही लैंग्रेल न्याय विभाग से संपर्क करके अगला कदम उठाने की तैयारी करने लगता है। इधर स्नो और एमिली आखिरकार एस्केप पॉड वाले सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें सरकार के कई स्पेसशिप अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे उन्हें बचाने नहीं बल्कि पूरी जेल को नष्ट करने आए हैं। जब वे एस्केप पॉड खोलते हैं तो पता चलता है कि उसमें सिर्फ एक ही सीट है। स्नो मुस्कुराते हुए एमिली से कहता है, तुम निकलो, मेरे लिए दूसरा पॉड है, मैं पीछे आता हूँ। एमिली उसकी बात मानकर पॉड में बैठ जाती है और लॉन्च हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद स्नो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। एमिली उसके पीछे खड़ी होती है। वह पॉड से बाहर निकल आई थी। एमिली कहती है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे पिता कभी इस जेल पर हमला नहीं करेंगे। यहाँ अब भी कई निर्दोष लोग जिंदा हैं। स्नो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका मिशन सिर्फ उसे बचाना है। तब एमिली झूठ बोलती है कि मरने से पहले मेस उसे ब्रीफकेस की लोकेशन
लोकेशन बता चुका है। यही बात सुनकर स्नो एक बार फिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय हाइडेल पूरी जेल की स्क्रीन पर दिखाई देता है। वह धमकी देता है, अगर एमिली ने अपनी लोकेशन नहीं बताई तो हर 3 सेकंड में एक बंधक मारा जाएगा। मजबूर होकर एमिली अपनी लोकेशन बता देती है, लेकिन हाइडेल अपनी बात से मुकर जाता है और निर्दोष बंधकों को एक एक करके मार देता है। यह देखकर स्नो का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एमिली को पकड़कर तेजी से एलिवेटर की तरफ ले जाता है ताकि वहां से निकल सके। इसी दौरान एमिली सच बता देती है कि उसे ब्रीफ केस की असली लोकेशन नहीं पता, उसने सिर्फ स्नो को मनाने के लिए झूठ बोला था। कुछ ही देर बाद एलिवेटर फ्लोरों के बीच फंस जाता है। स्नो पूरी ताकत लगाकर दरवाजे खोलता है और दोनों बाहर निकलकर पास के एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें ऐसे दस्तावेज और सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि कैदियों पर गुप्त प्रयोग किए जा रहे थे। लेकिन तभी एलेक्स अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। स्नो मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर गोली लगने से वह नीचे एक शाफ्ट में जा गिरता है। एलेक्स दोबारा एमिली को पकड़कर कंट्रोल रूम में ले जाता है। कुछ देर बाद स्नो को होश आता है। हैरी शॉ एक प्राइवेट कम्युनिकेशन लाइन के जरिए उससे संपर्क करता है। वह सबसे पहले मेस के बारे में पूछता है और फिर स्नो को वहां से निकलने का रास्ता बताता है। उधर कंट्रोल रूम में एलेक्स लगातार लैंग्रेल से बात कर रहा होता है। लैंग्रेल उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देता है। एलेक्स एमिली से कहता है कि वह अपने पिता को हमला रोकने के लिए कहे, लेकिन एमिली साफ शब्दों में कहती है, पूरी जेल को उड़ा दीजिए, यहाँ अब सिर्फ खूंखार अपराधी बचे हैं। फिर भी राष्ट्रपति अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डालना चाहते और हमला करने से मना कर देते हैं। ये देखकर लैंग्रेल संविधान में दिए गए आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करता है और राष्ट्रपति को इस ऑपरेशन से अलग कर देता है। इसके बाद वह MS-1 पर हमला करने का आदेश दे देता है। सरकारी स्पेस शिप्स जैसे ही हमला शुरू करते हैं, एलेक्स और हाइडेल के बीच भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। लालच और गुस्से में हाइडेल अपने ही भाई एलेक्स को चाकू मार देता है और फिर एमिली को पकड़ने दौड़ पड़ता है। लेकिन ठीक उसी समय स्नो वहां पहुंच जाता है और हाइडेल को जोरदार वार करके बेहोश कर देता है। अब पूरी MS-1 गोलाबारी की चपेट में होती है। हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं और जहाज किसी भी पल टूट सकता है। स्नो एमिली को लेकर उस कमरे में पहुंचता है जिसके बारे में हैरी शॉ ने उसे पहले बताया था। दोनों अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं, स्पेस सूट पहनते हैं और जहाज के फटने से कुछ सेकंड पहले खुद को अंतरिक्ष में बाहर छोड़ देते हैं। अगले ही पल MS-1 भीषण विस्फोट के साथ तबाह हो जाती है। धमाके की ताकत स्नो और एमिली को दूर अंतरिक्ष में धकेल देती है, जहां से रेस्क्यू टीम उन्हें सुरक्षित बचा लेती है। एमिली को सुरक्षित वापस लाया जाता है, जबकि स्नो को दोबारा हिरासत में ले लिया जाता है। कुछ दिनों बाद एमिली अस्पताल में आराम कर रही होती है। तभी वह मेस के आखिरी शब्दों के बारे में सोचती है और अचानक उसकी बातों का असली मतलब समझ जाती है। वह तुरंत अस्पताल से निकलकर उसी रेलवे स्टेशन पहुंचती है। मेस द्वारा बोले गए अजीब शब्दों में छिपे नंबर को डिकोड करती है और उसी नंबर की मदद से सही लॉकर खोलकर आखिरकार वह रहस्यमयी ब्रीफकेस हासिल कर लेती है। इसके बाद वह उस मोटेल में जाती है जहां पूरी घटना हुई थी। वहां की पूरी सच्चाई सामने आती है। असल में जिस वक्त स्नो ने गोली चलाई थी, उसी समय एक छिपे हुए हमलावर ने भी कर्नल पर गोली चलाई थी। दूर से यह सब देख रहे लैंग्रेल को सिर्फ इतना दिखाई दिया कि स्नो के हाथ में बंदूक थी, इसलिए उसे लगा कि कर्नल की हत्या उसी ने की है। एमिली ब्रीफकेस राष्ट्रपति को सौंप देती है और उनसे कहती है कि अब सच सबके सामने आना चाहिए। कुछ समय बाद हैरी शॉ स्नो से मिलने डिटेंशन सेंटर पहुंचता है। तभी एक अधिकारी ब्रीफकेस लेकर वहां आता है। स्नो बताता है कि कर्नल देश के राज्य बेच नहीं रहा था, बल्कि उन्हें सुरक्षित वापस पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही शॉ ब्रीफकेस खोलता है, वह पूरी तरह खाली निकलता है। स्नो मुस्कुराते हुए कहता है, अजीब बात है, तुम्हें इसका पासवर्ड पहले से कैसे पता था? यहीं पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। असली गद्दार कोई और नहीं बल्कि हैरी शॉ ही होता है। उसी समय लैंग्रेल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और शॉ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब स्नो पूरी तरह बेगुनाह साबित हो चुका होता है। उसे रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर निकलते ही वह सिगरेट जलाने के लिए कर्नल का लाइटर निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक छिपा हुआ सीक्रेट माइक्रो एसडी कार्ड मौजूद है। असली राज उसी कार्ड में छिपा था और कर्नल उसी की रक्षा करना चाहता था। उसी समय एमिली वहां पहुंचती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब मुझे तुम्हारा असली नाम भी पता चल गया है, मैरियन है ना? स्नो कुछ बोल पाता उससे पहले ही एमिली मजाक में उसे एक हल्का सा मुक्का मार देती है। दोनों हंसते हुए वहां से साथ निकल जाते हैं और इसी के साथ इस शानदार साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की यह जबरदस्त मूवी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक जबरदस्त लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही शानदार मूवी स्टोरीज सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली बार आप किस फिल्म की कहानी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।